वेलकम इकोनॉमाइंड्स। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 140 प्लस इन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। व्हाई दिस इज 140 प्लस। 140 प्लस का मतलब क्या है कि आपके 140 नंबर कैसे आएंगे 200 में से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इसमें जेआरएफ पाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका जेआरएफ हो। नेट इज़ अ सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। बट ऐसा क्या है 140 में? व्हाई इट इज ओनली 140 इज करेक्टेड एज इज टेकन एज अ सेफ जोन। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और ये करते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है। तो देखिए, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको यूजीसी नेट के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का अगर ज्ञान है और पता है कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्या नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कितना फ़ायदा मिलेगा, कॉन्सेप्ट कितना पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ क्या होगी, वो कौन सी किताबें हैं, वो क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, वो सोर्सेज क्या है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो क्या है, क्या कहाँ से पढ़ना है, क्या हमें सारा का सारा बजट की कॉपी पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट पढ़नी है, एचडीआई का कौन सा रैंकिंग चल रहा है, टॉप 5 कौन सी हैं, बॉटम 5 कौन सी हैं, इंडिया का ट्रेड कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, इम्पोर्ट कितना हुआ है, कौन से कंपोनेंट है जीडीपी के। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट, अगर आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें या 15 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, हर बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, हाउ टू स्कोर 140 प्लस। प्लस सेकेंडली, जो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बार बार पेपर दिया है, एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, बट समहाउ उनका नेट तो क्लियर हो गया या नेट क्लियर नहीं हुआ, बट जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेफिनेटली एक्सपर्ट एडवाइस, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कर रहे हैं, क्या आपने कुछ अभी तक मिस तो नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, हाउ टू स्कोर 140 प्लस। नाउ यहाँ पे 140 प्लस का मतलब है, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, यानी पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से अगर देखा गया है कि अगर आप 70 के ऊपर जाते हैं, राइट, तो 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 के 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 140 ठीक होते हैं, 140 का मतलब है 140 मार्क्स, यानी कि 70 आउट ऑफ 100 अगर आपने अचीव किया, तो आपके ऑप्शंस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। इसके बाद की बात है कि आपका पेपर 1 का क्या स्कोर रहा, वो भी इसके साथ ऐड होता है। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सेफ जोन, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए, तैयारी कैसी करनी चाहिए, एंड सोर्सेज क्या होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि हाउ टू स्कोर का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि सक्सेस जो है वो हर किसी को नहीं मिलता है। इफ यू ड्रीम इट, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी में हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक मिनट आपको अपने सक्सेस के, अपने गोल की तरफ जाना पड़ेगा। राइट, अगर आप सोचते हैं कि हाँ, मैं ये लास्ट के 1 महीने पढ़ के अगर पास हो जाऊंगा, तो दोस्तों ये यूजीसी नेट है, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। पैन इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे। अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके साथ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स भी या स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे। जो 6% का क्राइटेरिया है, अगर आपको जेआरएफ, आपको नेट चाहिए, तो आपको उन सब के साथ आपकी कंपटीशन है। यहाँ कंपटीशन आपका अपने यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, आपके मास्टर्स के स्टूडेंट जितने आपके बैच में हैं उनके साथ नहीं है, आप सबके साथ है। आप सभी अपने टॉप यूनिवर्सिटी से, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, मद्रास यूनिवर्सिटी हो, हर जगह के हर स्टूडेंट, पूरे के पूरे इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी हैं, जो वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो भी कई बार इसमें अप्लाई करते हैं कि बस अपने आप को, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ही हूँ। कैसे चीज़ों को तोड़ा जाए, जैसे कैसे चीज़ों को अच्छी तरह से अपने आप को अप टू डेट रखा जाए। तो सक्सेस पाने के लिए आपको हर लम्हा अपने प्रिपरेशन का एक तरफ करना पड़ेगा। वो ये है कि आपको अपने आप के, अपने नाम के आगे जेआरएफ लगाना है। बड़ा सपना क्या है? बड़ा सपना है कि आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। डॉक्टर लगाने के लिए ये जेआरएफ की जो जर्नी है, ये एक सीढ़ी है। तो ये अपने आप में डेस्टिनेशन नहीं है। तो आपका जो मेन एम है वो है डॉक्टर लगाना। डॉक्टर लगाने के लिए आपको जेआरएफ या नेट चाहिए, ताकि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकें। और पीएचडी में एडमिशन लेते समय, जब आप इस एज में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रीम होती है, जेआरएफ से जो पैसा मिलता है, वो आपके लिए
कामयाब आपको और अच्छा कर सकते हैं। आप अपने जेआरएफ के लिए के साथ-साथ आप अपनी पीएचडी की थीसिस भी लिख सकते हैं। सो आपका मेजर गोल जो है, वो है डॉक्टरेट, उसके लिए जेआरएफ जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी को पाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं थोड़ा-सा एक मैं हल्का-फुल्का आपको एक छोटा बता देता हूँ कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट। यूजीसी नेट जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूजीसी के बिहाफ पे ये काम कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैन इंडिया लेवल में करवाते हैं। इनमें से यूजीसी नेट एक है। साल में 2 बार होता है। हालाँकि कोविड-19 पैंडेमिक ईयर से अगर आप देखें तो किसी साल में 1 बार भी हुआ है, किसी साल में 3 बार भी हुआ है। जैसे इस साल 2023 में ये 3 बार हो रहा है। सो 2 बार होता है जुलाई के महीने में, जून-जुलाई के महीने में एंड दिसंबर-जनवरी के महीने में होता है। डेट्स डेट्स के बारे में वो एनटीए आपको बताएगा लेकिन नॉर्मली दीज़ आर द 2 मंथ्स जहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं। सो इस पेपर में होते हैं टोटल मिला के 50 2 पार्ट है इसका पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास है 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में है जो आपका अपना सब्जेक्ट होगा दैट इज़ इकोनॉमिक्स उसमें आपके पास होंगे 100 क्वेश्चंस। सो 50 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 150। 150 क्वेश्चंस आपके पास हैं और 150 क्वेश्चंस जो है ये आपके हो गए, एक क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। सो 2 मार्क्स का है तो टोटल पेपर जो है वो है 300 मार्क्स का। राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि 300 मार्क्स और ये सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है आपके पास जो आपके आपके आपको आपके एंट्रेंस आपको अपने एग्जामिनेशन वेन्यू में जाना पड़ेगा। जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वहाँ जाएँगे, वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। कंप्यूटर में आपके पास क्वेश्चंस आएँगे, एक के बाद एक क्वेश्चन आएँगे, हिंदी, इंग्लिश दोनों साथ में होती हैं। हालाँकि लास्ट 2023 का पेपर मैंने देखा जो जून का था, जुलाई का था, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश दोनों साथ में थे। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। पेपर 1, पेपर 2 होगा। आप दोनों में से कोई भी पहले शुरू कर सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट टिप्स है, आप चाहें तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि ऑलवेज़ स्टार्ट विथ योर पेपर 2 फर्स्ट। तो जब आप अपना लॉगिन करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर के सामने, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पेपर 1 दिखता है। अगर आप चाहें तो उसको आप चेंज करके पेपर 2 कर सकते हैं। पेपर 2 करने का मेरा एक तरीका है पहले आई मीन व्हाई आई अटेम्प्ट द पेपर 2 फर्स्ट। द रीज़न इज़ कि उससे मुझे एक पता चल जाता है बिकॉज़ पेपर 2 मैं पढ़ के गया हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। पेपर 2 हमेशा मुझे बॉदर करता है कि कैसे-कैसे आ सकता है क्वेश्चन। क्या जो मैं रट के गया हूँ, जो मैं याद करके गया हूँ, जो मैं डेट्स याद करके गया हूँ, जो मैं क्रोनोलॉजी याद करके गया हूँ, जो मैं फैक्ट्स, फिगर्स याद करके गया हूँ, कहीं वो दिमाग से निकल तो ना जाए। इसलिए मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि मैं पेपर 2 करूँ और मेरा ये स्ट्रैटेजी रहा है कि पेपर 2 जो है, राइट? ये जो टोटल एंटायर ड्यूरेशन है, ये है आपके पास 3 घंटे का पेपर है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि पेपर 2 मैं किसी भी तरीके से 1 डेढ़ घंटे से लेके 1 घंटे 40 में खत्म कर सकूँ। याद रखना मैंने क्या बोला 100 क्वेश्चंस मेरा अटेम्प्ट होता है कि मुझे डेढ़ घंटे में खत्म करना है। डेढ़ घंटा या 1 आवर मैक्स टू मैक्स जो डेंजर पॉइंट है वो मेरे लिए है 1 घंटा 45 मिनट्स। 1 घंटा 45 मिनट्स का मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो मोटा-मोटा आता है आपके पास 60 प्लस 45 दैट इज़ 105 मिनट्स में मैं 100 क्वेश्चन करने की तैयारी करता हूँ। और उसके बाद जो 45 मिनट्स बाकी रहते हैं मेरे पास 75 मिनट्स बाकी रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पेपर 1 में थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ बिकॉज़ वहाँ पे डीआई का पार्ट आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेता है। 5 क्वेश्चन जो डीआई के आते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन पैसेज आता है, तो उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। ये हालाँकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैंने हर स्टूडेंट को जिनको भी बोला है, उनको इनसे अच्छा बेनिफिट मिला है। आपको अगर ये सलाह अच्छी लगे तो प्लीज़ यूज़ इट। अगर आपको लगता है नहीं मैं पेपर 1 पहला करना चाहूँगा या चाहूँगी, ये आपका चॉइस है। एनीवे ये है 300 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर एग्जाम, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर है, ऑल एमसीक्यू है। अब यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ ज़ोन क्या है? सेफ ज़ोन क्या है? तो जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो इकोनॉमिक्स के जितने स्टूडेंट्स का जो मार्क्स आया है, वो चले जाते हैं अगर जेआरएफ की बात करूँ मैं आपको दिखाऊँगा वो एनालिसिस, लेकिन नॉर्मली जो आपका जेआरएफ आता है जनरल कैटेगरी में, तो इट इज़ अराउंड लाइक 110 के ऊपर। अगर आप 110 क्वेश्चन ठीक करते हैं 150 में से, तो आपका जेआरएफ पक्का हो जाता है। हालाँकि अगेन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि हर साल हर अटेम्प्ट में जेआरएफ की जो परसेंटेज है वो ऊपर-नीचे चलती है। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो 110 के करीब आपको ये मिलता है, राइट? और अगर आप अराउंड 100 के करीब जाते हैं तो आपका नेट पक्का होता है। अगेन 100 का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ
इट इज 100 डिवाइड बाय 150, अराउंड आप 66 मार्क्स पे हैं। और ये सारा का सारा मैंने आपको जनरल कैटेगरी के लिए बताया, बिकॉज जनरल कैटेगरी थोड़ा सा हाई रहता है तो बाकी कैटेगरीज का उसके नीचे ही होता है। सो अगर आप किसी एक कैटेगरी से हैं, मान लीजिए SC ST OBC या कोई और कैटेगरी से हैं, तो आप हमेशा, अगर आप इफ यू एम हाई, तो अगर आप 66.6 पे अगर कोशिश करते हैं, तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है आपका, अगर नीचे थोड़ा कम आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप कैटेगरी में हैं। सो एम हाई, राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। तो डोंट से कि मैं पहले से ही ये सोच के चलूंगा कि हाँ क्योंकि मैं किसी कैटेगरी से हूं तो मेरा परसेंट थोड़ा कम रहेगा तभी चलेगा, तो ऐसा ना करें। कृपया कोशिश ये करिए कि मुझे 100 क्वेश्चन ठीक करने हैं 150 में से। अब इसी क्वेश्चन में, इसी पॉइंट पे जब मैंने बात की, अब ये सोच के देखिए, आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा कि 150 क्वेश्चन में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको। यानी 50 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, गलती कर सकते हैं, आप कुछ मिस्टेक कर सकते हैं, वो सब ठीक है, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप थिंक ऑफ इट कि आपके पास 100 क्वेश्चन करने हैं 150 में से। ये सुन के मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा कि सर हाँ आप सही कह रहे हैं, 50 क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर से आ सकता है, हमने कभी नहीं पढ़ा, हमने हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा, हो सकता है। तो ये 50 क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन देते हैं, लेकिन अगर आपको 100 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं तो डेफिनेटली यू हैव अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ। चलिए आगे चलते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि सेफ जोन क्या है, इसके ऊपर एक बार और हम बात करेंगे। सो ये है आपके पेपर 2 के टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मनी बैंकिंग, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, डेमोग्राफी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडियन इकोनॉमी। नाउ यहां से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि सर जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे क्या प्रॉब्लम था, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो प्रॉब्लम एरिया था वो था इंडियन इकोनॉमिक्स। और विश्वास कीजिएगा 99% स्टूडेंट्स का भी इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है, बिकॉज यहां पे स्काई इज द लिमिट। आपसे लास्ट 10 साल का भी डेटा पूछ सकते हैं, आपको अरेंज करने को बोलेंगे GDP फैक्टर कॉस्ट आप 2015 से लेकर 2022 तक का। आपसे ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी की स्टेट को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का ट्रेड टॉप 5 डेस्टिनेशन क्या है इंडिया का लास्ट, इस साल में, उस साल में। बजट में एडवांस एस्टिमेट्स क्या होता है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स क्या होता है, राइट, रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होता है, फिजिकल डेफिशिट, रेवेन्यू डेफिशिट, प्राइमरी डेफिशिट, इनका रेट क्या चल रहा है 2020 या 2021 के हिसाब से या 22 और 23 के हिसाब से। सो रीसेंट डेटा भी तो इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ साथ आपको ये भी पूछा जाता है कि जन धन योजना, जल जीवन मिशन में कितना बजट दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो इसलिए ये जो है ये बहुत रैंडम है, मतलब यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी में आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। दूसरा आता है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स नॉर्मली मेरे साथ एग्री करेंगे, वो है मैथमेटिक्स का पॉइंट। सर मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, मैंने 10th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ दी थी। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने, जब तक आपको ये लगता है कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, तब तक आप शायद इस चीज को आप कभी आगे भी नहीं कवर कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, दिस इज ऑलवेज अ बिगिनिंग। आज स्टार्ट कीजिए, आप अभी स्टार्ट कीजिए। आपको नहीं आता और आता में सिर्फ नहीं का फर्क है, तो नहीं उठा के फेंक दीजिए, आ जाएगा। स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे, आप स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाएंगे, इकोनोमेट्रिक्स नहीं कर पाएंगे, और फिर आप रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आज की डेट में 99% जो भी आपका रिसर्च हो रहा है इकोनॉमिक्स में, इट इज ऑल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, आपको सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, SPSS, स्टेटा, SAS, ईव्यूज, लिमडिप, ये सब यूज करने पड़ते हैं। और इसके लिए सबसे पहला आपको बेसिक पॉइंट याद होना चाहिए कि कैसे मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। अभी रिसेंटली मैं आपको एक बात बताऊंगा, जून के अटेम्प्ट में और दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में अगर मैं बात करूं, मैंने पहली बार लास्ट 15 साल में इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था, बट इस बार आया इंटीग्रेशन का। सो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आता, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, थोड़ा बहुत मैं स्टैटिस्टिक्स कर लूंगा, मीन मीडियन मोड, और इकोनोमेट्रिक्स नहीं आता, क्या मैं ये छोड़ के जा सकता हूं? तो याद रखिएगा, ये आपके मास्टर्स का सिलेबस नहीं है, जहाँ पे आप एक टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पे आप एक 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 यूनिट छोड़ के जा रहे हैं, तो भी आप बच जाएंगे। बिकॉज मैथ कभी भी सिंगल मैथमेटिक्स में नहीं आएगा, ये आएगा घूम के आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऑप्टिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन,
फिर उसके बाद आपके पास कॉन्स्ट्रेंट्स पूछे जाएंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मोनोपोली की प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी, मोनोपोली का प्राइस निकालना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है आपकी मैथमेटिक्स जो है, दिस इज बेसिकली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कैलकुलस। सो कैलकुलस का हम यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो कभी भी ये पहला सबक इस वीडियो का, नेवर एवर लीव अ कंप्लीट टॉपिक। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता तो मैं ये छोड़ के जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है सब लेवल पे। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे 10th लेवल तक का मैथ आता है, मैं मैट्रिक्स कर सकता हूँ, मैं डिटर्मिनेंट कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे कैलकुलस नहीं आता। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो बात जो है मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि कैलकुलस डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ पढ़ने की दूरी है, इसको आप जब पढ़ेंगे इसको ये क्लियर हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंशिएशन आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, मैं आपको थोड़ा एक बताता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भरपूर यूज किया जाता है यूटिलिटी, एमआरएस दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर अगर आप बिजनेस साइकिल की बात करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे, टीआरटीसी, एमआरएमसी अप्रोच, इन सभी में पूरा का पूरा यूज किया गया है आपके डिफरेंशिएशन का। इसके बाद आता है कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, जहां पे आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर आपने लास्ट 5 साल का पेपर देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी में भी आप देखेंगे कि आपके पास इफ कैलकुलस का यूज है, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलेशन हो, एरिया अंडर द कर्व हो, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो, मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, हर जगह पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी। सो अगर अभी तक आपने ऐसा इकोनॉमिक्स पढ़ा है जहां पे आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, वहां पे आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा है, तो विश्वास कीजिए अगर समहाउ अगर आप नेट पार भी कर गए, लेकिन आप पीएचडी के इंटरव्यू में फंस जाएंगे। तो बेटर यही चीज़ है कि आज से अभी से इसको शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट आपको ये मिल जाएगा कि हाँ मुझे बेसिक है, मुझे आता है, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लिया और हो जाएगा। एंड डोंट वरी, अगर आपको अभी भी टेंशन है तो मैं हूँ यहाँ पे आप ही के लिए। डिफरेंशिएशन हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, मैं हूँ आपके साथ। सो अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर मैंने कभी नहीं पढ़ा बट मैं अब पढ़ने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सर मैं कभी नहीं पढ़ा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो शायद मैं भी नहीं करवा पाऊंगा। सो अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैं आपके साथ हूं, आई विल हेल्प यू। मैं पक्का आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगा, पूरा ध्यान से सुनना, हर एक क्लास अटेंड करना, आपको जरूर आएगा। एनीवे, सो यहां से सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो इंडियन इकोनॉमी है, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। और इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन अगर आप देखें, दिस इज बहुत ज्यादा इसमें कॉमननेस आता है। तो कई स्टूडेंट जो हैं थोड़ा हिम्मत करके कहते हैं कि सर क्या मैं लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस का अगर मैं देख लूं तो क्या उससे फायदा होगा? होता है, डेफिनेटली फायदा होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट बेस होते हैं कि केपीएसएस किसके लिए लगता है, यूनिट रूट किसके लिए लगता है, बॉक्स जेंकिंग्स किसके लिए यूज करते हैं, एरिबा मॉडल हम कहाँ यूज करते हैं, मल्टीकुलरिटी कैसे निकलेगा, ऑटो कोरिलेशन कैसे निकलेगा। सो यस, आपका पॉइंट सही है कि अगर आप लास्ट 10 साल या 12 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें से इकोनोमेट्रिक्स के जितने क्वेश्चन हैं वो नॉर्मली अमूमन आपका रिपीट होगा, राइट। नॉर्मली यही रिपीट होता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन से शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं, डेफिनेटली इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर आप चाहें तो आप आगे भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि मैंने इकोनॉमेट्रिक्स के पॉइंट में क्या बोला है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। सो ये है आपके 10 यूनिट, राइट, जो इकोनॉमिक्स में है। ये मेरा रोड मैप है, स्ट्रैटेजी है, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी, और तकरीबन जेआरएफ 3 बार निकालने के बाद और नेट तकरीबन 8 से 9 बार निकालने के बाद, प्लस सेट के एग्जाम्स करके, गेट क्वालिफाई करके, जो मुझे लगा कि कैसे तरीका होना चाहिए। आज की डेट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग आप यहां से करते हैं जो आपको पता है, यू नो दैम, राइट। आपने जब मास्टर्स किया है, यूजी किया है, तो आपको इसके बारे में पता है, आपने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं। सो दीज आर द इजी टॉपिक्स जो आपको पता है, आप पढ़ सकते हैं, इसको खुद ही कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज आती है, ये आपको पता है, नोन है ये, यू नो देम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेबिलिटी। जो आपको मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा था, कैलकुलस की बात कर रहा था, वो यहाँ पे है, कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल विद अननोन फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या आता है, कुछ चीजें जो है आपको पता है, तो यहाँ पे आपके पास नोन है, तो आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि टी आर, एम आर, एम सी, टी सी की कैसे निकलता है, आपको मीन मीडियन मोड निकालना पता है, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर, राइट। तो जो भी आपको पता है वो यहाँ पे है। जो भी आपको नहीं पता, अननोन फॉर्मूला, अगर मान लीजिए मैं आपको एक फॉर्मूला ऐसा बताता हूं कि दैट समेशन ऑफ
MC इज इक्वल टू TVC। ना ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि बहुत कम स्टूडेंट ने देखा होगा। सो दिस इज अननोन। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं परसेंटाइल, के परसेंटाइल रूल ये फ्रीडमैन ने दिया था। तो के परसेंटाइल रूल की अगर हम बात करें तो दिस इज M परसेंटेज प्लस V परसेंटेज इज इक्वल टू P परसेंटेज प्लस Y परसेंटेज। सो ये फॉर्मूला वो है कि अगर आपको बता दिया किसी ने, आपने कहीं देख लिया तो आपको समझ में आ गया एंड इट इज इजी। बट पॉइंट क्या है कि हाउ विल यू नो कि आपको क्या नहीं पता। जब आपको नहीं पता कि क्या नहीं पता तो आप गूगल सर्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता तो आप क्या सर्च करेंगे, क्या लिख के सर्च करेंगे। तो यहां पे मेरा रोल आता है, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि जो मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे अभी मैंने आपको दो बताए, दोनों में से आई सपोज कि कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ दोनों में से एक तो पता होगा, एक नहीं पता होगा। इसी तरीके से देन द थर्ड पॉइंट इज इजी बट अननोन। आपने अभी तक नहीं किया है इसके बारे में, तो ये इजी तो है बट अननोन है, एंड न्यू टॉपिक्स बट नॉट येट कवर्ड। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो टकीला इफेक्ट, बास्टर्ड इक्विलिब्रियम, इसके अलावा अगर हम बात करें कि टेलर रूल क्या है, तो ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं, राइट। बिच्चेड इफेक्ट क्या होता है, बिवर्ड इफेक्ट क्या होता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये आपको नहीं पता, एंड नहीं पता तो ढूंढेंगे क्या, ढूंढेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। सो दैट इज वाई अगेन मेरा रोल यहां पे है, मैं एज अ मेंटर आपकी हेल्प करूंगा कि 4 and 3 कैसे करेंगे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। लास्ट सेकंड पॉइंट यही है आपका कि जितना हो सकता है प्रैक्टिस। नॉर्मली स्टूडेंट पता है क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि अगर 4 महीने का विंडो है मेरे पास प्रिपरेशन करने की तैयारी है, मान लीजिए मैं जुलाई का अटेम्प्ट देता हूं, मैं तैयारी शुरू करता हूं जनवरी में, तो जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैं इस टाइम तक मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ। मैं नई नई चीज़ें कर रहा हूँ, नए कंटेंट कवर कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं कहीं किसी टीचर को फॉलो कर रहा हूँ और उसके नोट्स पढ़ रहा हूँ, बुक फॉलो कर रहा हूँ, बुक से नोट्स बना रहा हूँ, अपने नोट्स बना रहा हूँ। ये करते करते स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ जून का महीने रखते हैं या फिर 1 महीना रखते हैं सिर्फ अपने रिविजन के लिए। यहां तक कहानी सब सही है, आपने पढ़ाई की, आपने रिविजन किया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे सबसे बड़ी ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। रादर देन दिस डूइंग दिस, एक तरीका आप मेरे से सुनिएगा। मैं जब पढ़ता था खुद अपने JRF के लिए पढ़ाई की या नेट के लिए पढ़ाई किया, तो उस टाइम पे मैं कभी भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता था। मैं हर दिन एवरी डे आधा घंटा अपने प्रैक्टिस के लिए रखता था। आधा घंटा प्रैक्टिस रखने से फ़ायदा क्या होता था, मैं स्टॉप वॉच लगाता था। उस टाइम पे मेरे पास छोटा वाला मोबाइल फ़ोन होता था जिसमें स्टॉप वॉच आता था, और उसमें मैं टाइमर सेट करता था 30 मिनट का। 30 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ। और मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ क्वेश्चन देखता था तो मैं अपने सोर्सेस चेंज करता था। तो सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने आपने ऐसी किताब पढ़ी जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, या आपने उस किताब से ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने बहुत तरीके से मार्क्स लगा रखे होंगे। आपने जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन का ABCD। नॉर्मली अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनके क्वेश्चंस में ऐसा, ऐसा, डाउट, स्टार मार्क्स, सितारा, ऐसे बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अपनी उस किताब से, तो आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो A ही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। तो मैं जब भी अपने पर्सनल लेवल पे करता था, मैं हमेशा अपने सोर्स चेंज कर देता था, अपनी किताब चेंज कर देता था। अगर हो सकता है तो मैं उसको लिख लेता था, 2 दिन के बाद प्रैक्टिस करता था उसको, ताकि मेरा कॉन्टेक्स्ट छूट जाए, या फिर मैं प्रिंट आउट निकाल लेता था, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकाल लेता था। इससे फ़ायदा क्या होता था कि मैं कभी भी उस सोर्स में नहीं होता था, और मैं हर बार जब भी ये क्वेश्चन को करता था, तो एक नए सिरे से करता था। मैं दोबारा से उसमें टाइम लगाता था, प्रैक्टिस करता था। कई बार आपके साथ भी हुआ है कि आपको क्वेश्चन देख के उसका आंसर पता है, तो जब क्वेश्चन देख के आंसर पता है तो आपने उसको किया नहीं, आपके क्वेश्चन पता है, आंसर पता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप कर रहे हैं तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। आपको पता है क्या याद होगा, इस क्वेश्चन का सिर्फ आपको क्वेश्चन पता है, किस साल में आया है ये भी पता है, बुक के इधर है कि इधर है ये भी पता होगा, वहां पे क्या मार्क किया है वो भी पता है। नॉर्मली जो स्टूडेंट भूलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया था, आपको आंसर भी पता होगा। अगर पेपर में इसी का क्लोन आ जाता है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे?
आंसर आपके पास होना चाहिए। एनीवे, सो इसके बाद मेरा ये 4D मेथड है कि सबसे पहले तो जो मुझे आता है, ये मेरा बेस बनेगा, केक का बेस बनेगा। तो अगर मैं यूजीसी नेट को अगर मैं एक केक के रूप में देखूं, तो ये है केक का बेस, राइट? केक का बेस है जिसमें मेरे पास मेरे फ्रेंडली टॉपिक्स आएंगे। फ्रेंडली टॉपिक्स का मतलब जो टॉपिक्स मैं यूजी पीजी से पढ़ता हूं, और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। इनके ये मुझे यही चीज है जो कि मुझे इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो ये बेस, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ सकते हैं, ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं, राइट? पब्लिक इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद डेमोग्राफी हो गया कुछ हद तक, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये स्टैटिक कंटेंट है, यहाँ पे ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, और जो है वो सीमित है। इसके बाद मैं बनाऊंगा जो चीज मैं नई सीखूंगा, न्यू थिंग्स, राइट? तो ये मेरा केक का चॉकलेट लेयर हो गया, सपोज कर लीजिए आप। नाउ इसमें जो नई चीज मैंने सीखी, जैसे मैंने आपको टेलर रूल बताया, के परसेंटाइल रूल बताया, फ्रीडमैन रूल बताया, इस टाइप की चीजें मैं यहां पे करूंगा जो नई चीजें हैं। और लास्ट में मेरे पास एक ऐसा लास्ट पिलर रहेगा जो कि होगा मेरे लिए मेरे प्रैक्टिस का केक। तो ये मेरा बन गया पूरा यूजीसी नेट का केक। आपका बेस जितना सॉलिड है, आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा। तो आप इसको समझ के चलिए कि बेस आपका इतना बड़ा है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये इस टाइप का मैंने मेरा मेरा ये विजुअलाइजेशन है। आगे चलते हैं। अब ये है टॉपिक एनालिसिस कि कैसे कैसे टॉपिक्स आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। सो अगर आप इसमें से, मैंने टॉपिक का भी जगह पे मैंने यूनिट्स नहीं उठाए, मैंने सिर्फ टॉपिक उठाए हैं कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कॉस्ट, माइक्रो, मैक्रो। आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। ये जून 2017 से लेके मैंने लास्ट तक किया हुआ है, जुलाई 2023 तक का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो मोटा मोटा ये है मेरा बेस, राइट? अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, किसी भी एक साल का आप ऐड करेंगे, तो तकरीबन तकरीबन 60-70 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो बाकी का 30 क्वेश्चन जो है वो रैंडमनेस है, इसलिए उनको यहाँ पे डाला नहीं है मैंने। सो आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख सकते हैं पूरा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैं बात कर रहा हूँ। ये वो टॉपिक हैं जो आपको आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि इनको तो मुझे करना ही करना है। एक बात याद रखिएगा, जब मैं आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये सर, ये आपने ये टॉपिक के नाम बता दिए हैं, ये टॉपिक के नाम जो है ये वो टॉपिक्स हैं जो कि फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जामिनर के। यूजीसी नेट जो पेपर सेटर है वो यहां से क्वेश्चन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही करके जाएंगे। यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, प्लीज ये मत सोचिएगा कि यही करके जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये तो करके जाना ही जाना है, राइट? ओके। सो देखिए, अगर आपको लगता है फिर भी, आई विल डेफिनेटली, जब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और भी आगे जाएंगे। इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, देन यू हैव द आईसीसी। आईसीसी का मतलब है यहाँ पे इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, गिवन गुड, इंफीरियर गुड। ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अब क्वेश्चंस इसमें से बार बार आपके पास इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आया है कि इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, या ऐसे पूछेंगे कि अलोंग द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी किस में कांस्टेंट रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस, इलास्टिसिटी इज अ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट पे, तो हमेशा आया है कि कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव, नॉर्मल के केस में क्या है, इंफीरियर के केस में क्या है, गिवन के केस में क्या है, राइट? देन यू हैव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल, ऑर्डिनल। इसमें असेंडिंग ऑर्डर भी आता है कि सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड किसने बोला, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने बोला, यूटिलिटी वर्ड किसने पहले लेके आए। सो यहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत सारे आते हैं। देन यू हैव द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट के हिसाब से कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, फर्स्ट डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री क्या है, थर्ड डिग्री क्या है, कहाँ पे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट ज़्यादा करेगा, कहाँ पे ज़्यादा प्राइस रखेगा, कम आउटपुट बेचेगा, कहाँ पे कम प्राइस रखेगा, ज़्यादा आउटपुट बेचेगा, राइट? देन यू हैव द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन द कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब देखिए, ये इवन तो ये जो है आपके पास मैथमेटिक, ये माइक्रो का पार्ट है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट सॉल्व इट, राइट? कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया। आपसे ये पूछा जाएगा, अभी देखा होगा आपने रिसेंट, अगर 5 साल का पेपर देखा है तो हेजियन मैट्रिक्स पूछा गया उसमें। ना हेजियन मैट्रिक्स जो है हमारे पास इस कंडीशन है जिससे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करते हैं, या बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स है जो कि हम कॉन्स्टेंट में यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में यूज करते हैं। उसी तरीके से आपके पास है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, मिनिमम पॉइंट,
एसी का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, वहाँ से आप लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें। Then you have the VMPL, value of the marginal productivity, homogeneous, homotheticity, value of marginal productivity, marginal revenue productivity, biopoly monopoly, तो ये सारी bilateral monopoly, Pareto optimality, अगेन यहाँ पे आप देखेंगे जब आप लिखते हैं MRS इज इक्वल टू MRS XY इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY, इस तरह से आप लिखते हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन जो है पैरेटो की, या सेकेंड कंडीशन जो है पैरेटो की, थर्ड कंडीशन जो है पैरेटो की, इन सभी में आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है। तो ये सब चीज़ है क्या, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही आपका कैलकुलस आ जाता है, राइट। तो अगेन यहाँ पे भी आपके पास ये है कैल्डर हेड स्किटोस्वी, राइट। देन रिस्क एनालिसिस, अब रिस्क एनालिसिस, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क प्रीमियम, एरोप्रैट, रिस्क एवर्जन का डिग्री क्या है, अगेन यहाँ पे आपके पास कैलकुलस का यूज आता है। सो कभी भी मैथमेटिक्स, जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स में आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो कभी भी इकोनॉमिक्स को, मैथमेटिक्स को इकोनॉमिक्स से अलग मत कीजिएगा। हम 3 लैंग्वेज बोलते हैं नॉर्मली, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स हमारे लिए एक एप्लीकेशन टूल है, एक लैंग्वेज है। अगर नॉर्मली आप किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट है, वो बोलेगा कि डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड नीचे जाएगा। यही चीज अगर आप किसी इकोनॉमिक स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, dq by dp is negative. That means how price, how quantity changes when price changes. So del q upon del p is less than 0. Anyway, देन यू हैव द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में से हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, मिक्स स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी, नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, और उसमें फिर आपके पास उसमें डोमिनेंट स्ट्रैटेजी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। देन यू हैव द मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, आफ्टर द सेल, बिफोर द सेल, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सेल, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल एज एंड प्रॉक्सी के लिए ये काम आता है, क्रोनोलॉजी, डिमांड फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में से अगर आप लास्ट 10 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से ही क्वेश्चंस आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पेपर होगा उसमें यहां से क्वेश्चन होंगे, ये ट्रेंड है। हम जब भी फोरकास्टिंग करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम हमेशा क्या करते हैं, तो व्हाट इज द पास्ट ट्रेंड प्लस देयर विल बी सम काइंड ऑफ रैंडम ड्रिफ्ट, देयर इज सम काइंड ऑफ रैंडमनेस, थोड़ा सा तो वेरी कर सकता है। तो वही चीज है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बोला। अब हम आगे देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीन क्या है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक अजम्पशन ऑफ क्लासिकल केन्शियन, न्यू केन्शियन, न्यू लिबरलिज्म, न्यू केन्शियन, राइट। सो बहुत सारे मॉनेटरी स्कूल क्या कहती है, लैटेक्स मॉडल क्या कहता है, तो इस टाइप की चीजें हैं। आप अपने हिसाब से, राइट, अगर आप अपने हिसाब से इसको करना चाहेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि क्लासिकल्स का अजम्पशन क्या है। इसके लिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जिसका हम बोलते हैं कि फुल क्लासिकल मॉडल, कंप्लीट क्लासिकल मॉडल, कंप्लीट केन्शियन मॉडल, सिंपल केन्शियन मॉडल, सिंपल क्लासिकल मॉडल। तो इनके एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वजह से मॉनेटरी का भी एक एजम्पशंस है, सेट ऑफ एजम्पशंस है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन लॉन्ग रन में है, कौन शॉर्ट रन में है। अब जैसे नॉर्मली सब स्टूडेंट जानते हैं कि केन्स जो है वो शॉर्ट रन में है, राइट, और क्लासिकल्स की थ्योरी जो है वो लॉन्ग रन में है। बट अगर मैं आपसे क्या ये पूछता हूं कि एज पर केन्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा, एज पर केन्स लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा दिखता है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन सही है आपका, क्योंकि केन्स ने कभी लॉन्ग रन के बारे में बात नहीं किया। गलत। केन्स ने क्लासिकल को हमेशा सपोर्ट किया है जब भी लॉन्ग रन की बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग रन में आपने कहा बिल्कुल सही है, बट लॉन्ग रन तो तब पहुंचेंगे जब हम शॉर्ट रन देखेंगे। तो जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो आपके एजम्पशंस हैं, वो लॉन्ग रन में बिल्कुल ठीक है, बट शॉर्ट रन में क्या होगा। तो शॉर्ट रन के अगर आप डेविएशंस नहीं करेंगे ठीक, तो आप लॉन्ग रन में नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, राइट। तो इसीलिए केन्स का जो पॉइंट था वो ये था कि केन्स ने हमेशा शॉर्ट रन को सोचा, अगर शॉर्ट रन ठीक चला तो क्लासिकल का लॉन्ग रन मैच होगा। तो इसीलिए द आंसर टू द क्वेश्चन इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एज पर केन्स इज ऑल्सो वर्टिकल, क्लासिकल वर्टिकल। सो इस तरह की बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि आउटपुट कैसे बढ़ सकता है, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, क्लासिकल्स में, केन्स में, मॉनेटरी में, रैटेक्स लुकस मॉडल में, रैटेक्स मॉडल में, नियो केन्शियन में कैसे करेंगे इसको। तो ये पूरा पता होना चाहिए कि बेसिक वेरिएबल्स के साथ हम कैसे खेलेंगे। सो आउटपुट कैसे बढ़ेगा,
प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे, कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट किसका फंक्शन है, मनी किसका फंक्शन है, मनी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, केन्स में, क्लासिकल में, मॉनेटरिस्ट में, ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। यही इसका मतलब है बेसिक असम्पशंस। फिर आता है आईएसएलएम, ऑब्वियसली ये बहुत रेपिटेड टॉपिक है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्राउडिंग आउट क्या है, कब द शेप ऑफ आईएस कर्व कैसा होगा, द शेप ऑफ एलएम कर्व कैसा होगा, कि जब सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिवनेस हम बढ़ा देंगे, राइट, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। देन यू हैव द theories of investments, marginal efficiency of capital, then you have the NPV, that is the net present value, डेल जोग्रेंसन की थ्योरी। सो ये सारा का सारा इसमें बहुत कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आजकल एजर्शन रीजन बेस के साथ साथ आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आपको बोलेंगे कि इसमें से 4 पॉइंट्स हैं या 5 पॉइंट्स हैं। अब नीचे आपको कोड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, जहाँ पे कोड का सिलेक्शन में बहुत ये एक नया टेक्निक आ रहा है, नए टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पांचों जो गिवन है क्वेश्चन में वो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट द करेक्ट कोड ढूंढना है। ए बी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ए ई बी डी ओनली, या ऑल ऑफ देम। अब आप यहाँ पे बुरी तरह से फंस जाते हैं, बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा भी ऊपर का नॉलेज है, अंदर डेप्थ में नहीं गए, तो आपके लिए यह प्रॉब्लम है कि उसमें से कौन सा आंसर आपका ठीक है, राइट। सो एनीवे, दिस इज अ न्यू वे द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड। सो बिजनेस साइकिल, अभी आपने देखा होगा किचन साइकिल, जुगलर साइकिल, राइट, सैमुअल्सन एंड शुम्पीटर की थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके ऊपर मंडल फ्लेमिंग मॉडल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता। मैंने आज तक जितने भी पेपर्स देखे हैं यूजीसी नेट में, मंडल फ्लेमिंग मॉडल तो हर बार पूछा गया है, राइट। देन यू हैव द फिलिप्स कर्व, अगेन एक नया पॉइंट। अब देखिए फिलिप्स कर्व बहुत लोगों को पता है, लेकिन अगर मैं एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट बोल दूं कि 5.5% का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। there is a clock, there is a loop, clockwise loop 5.5% पे अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, जब तक आप ओरिजिनल रीडिंग नहीं पढ़ेंगे फिलिप्स कर्व की, आपको ये मिलना मुश्किल होगा। सो यही 5.5% बाद में जाके एनआरयू, नायरू बनता है, राइट, नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बाद में जाके बनता है। तो इससे कि बहुत, मैंने आपको छोटा सा एक पॉइंट बताया, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। अगर आप बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे 5.5% के ऊपर कहीं पे बात नहीं की हुई है। मैंने यूरोपियन ऑथर्स की भी किताब पढ़ी और आपका इंडियन ऑथर्स की भी किताब पढ़ी, बहुत कम किताब में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप ओरिजिनल फिलिप्स कर्व की रीडिंग पढ़ेंगे, जो A.W. फिलिप्स ने लिखा था, उसमें लिखा हुआ है। मल्टीप्लाइड एक्सीलेटर थ्योरम, देन यू हैव टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगेन आई विल ट्राई टू रीस्ट्रेस माई सेल्फ कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, और ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। ये आपका बेस बनेगा, जो केक का बेस है वो ये है। देन पब्लिक इकोनॉमिक्स में से 14-15 फाइनेंस कमीशन हर बार आता है। इस बार जैसे पूछा गया कि आपको इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है कि कौन सा एसेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए। देन यू हैव द फिस्कल डेफिशिएट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, ये इन सबको आपको अरेंज में करना है। जीएसटी का रेट, जीएसटी का कलेक्शन कितना आया, इनकम टैक्स का कलेक्शन कितना आया, कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कितना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज, वैगनर्स थ्योरी, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, क्या है पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, मिक्स्ड गुड, कॉन्टेस्टेबल गुड्स, ये सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि अगेन हर बार क्वेश्चन रहा है इसमें से, राइट। मार्केट फेलियर, आप सभी कहेंगे कि सर सच में आपने जो बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता ही आता है। मार्केट फेलियर आपके साथ एडवर्स सिलेक्शन के साथ आता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के साथ चला जाता है। देन यू हैव द टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डाइग्रेसिव। अब आप कहेंगे सर डाइग्रेसिव क्या होता है, जो कि प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव मिला के होता है, राइट। देन प्रोपोर्शनेट टैक्स क्या है, पब्लिक बजट एंड डेट रिडेम्पशन, कि पब्लिक बजट मतलब इसमें बजट के क्या क्या रूल्स हैं, राइट, इनके कैनन्स क्या हैं, और इनके डेट रिडेम्पशन करने के मेथड्स क्या हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेट रिप्यूडिएशन क्या एक मेथड है, आपको कई बार आपके क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये समझ नहीं आया होगा सर ये आपने क्या लिखा है, देश जी, सेव जी, ये एक्चुअली मैंने एक्रोनिम बनाया है। सो तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको। व्हेन डिमांड इलास्टिक, देन सप्लाई विल बी अ ग्रेटर। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा
करेक्शन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसा है, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक सेलर विल बियर ग्रेटर, डिमांड इलास्टिक सप्लाई विल बियर ग्रेटर बर्डन। उसी तरह से सेम जी, तो सप्लाई इलास्टिक बायर विल बियर ग्रेटर बर्डन ऑफ टैक्स, तो टैक्स का बर्डन जो है बायर पे रहेगा अगर सप्लाई इलास्टिक है। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आपके पास क्या आता है इसके अंदर, शिफ्टिंग कहाँ होती है, टैक्स इंसिडेंस कहाँ पे आता है, राइट। तो ये सारी इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स, रियल बर्डन ऑफ टैक्स, मॉनेटरी बर्डन ऑफ टैक्स, राइट। तो ये इसमें उर्सुला हिक्स का भी काम किया गया है, मार्शल हिक्स का भी है, राइट। तो ये डेल्टन का भी है। तो ये थोड़ा सा हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। सो दीज आर द बेसिक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पब्लिक इकोनॉमिक्स। मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, दैट इज द इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी। अभी लास्ट 5 साल में इन्वायरमेंट के टॉपिक को बहुत ज़्यादा इसको रिवैम्प किया गया है, राइट। बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड। नो, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड अगर किसी ने नहीं सुना हो तो तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे अगर वो, तो कहेंगे अच्छा मतलब मान के चलो अगर हम डिफेंस के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं तो क्या वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड, हेडोनिक प्राइसिंग, कॉन्टीजेंट वैल्यूएशन मेथड, देन यू हैव ये सब ट्रैवल कॉस्ट मेथड, ये सारे के सारे वो मेथड है जिससे हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, हाउ टू इवैल्यूएट द इन्वायरमेंट, राइट। then you have the non-use, option use, bequest value, altruistic value। तो ये सारी चीज़ें अगेन इन्वायरमेंट, अभी बहुत इन्वायरमेंट वाला टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है, नए नए क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं, राइट। देन यू हैव द इन्वायरमेंटल गुड्स, टू व्हाट एक्सटेंट द इन्वायरमेंटल गुड्स एंड पब्लिक गुड जो है वो डिफरेंट है, क्लब गुड। देन यू हैव कॉमन पूल रिसोर्सेज, कॉमन पूल रिसोर्स कॉमन गुड अलग अलग हैं, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा, राइट। देन यू हैव द एक्सटर्नैलिटीज, लिंडन सॉल्यूशन, कोर्स थ्योरम इसमें कैसे हम कर सकते हैं, हाउ टू इंटरलाइज एंड फीडबैक इफेक्ट हम कैसे लेते हैं, पिगुवियन टैक्सेशन क्या है इसमें, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे एरे हैं। तो अगर आप विश्वास ना करें तो आप 2018 का पेपर उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे थॉमस डबलडे की थ्योरी, जो आज तक मैंने कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं देखा है, थॉमस डबलडे थ्योरी, खोसे दे कास्त्रोज थ्योरी, देन यू हैव जीनीज थ्योरी, ये वो सब थ्योरी है जो कि हमने कभी नहीं पढ़े एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, लेकिन ये थ्योरीज हैं अगर आप डेमोग्राफी के स्टूडेंट हैं। और एक बात याद रखिएगा, पर्टिकुलरली आपने अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है, राइट, आपके यूजीसी नेट जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, ये सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स वालों के लिए नहीं है। इसमें आपके पास डेवलपमेंट स्टूडेंट्स भी आते हैं, डेमोग्राफी के भी स्टूडेंट पेपर देते हैं, और रूरल डेवलपमेंट के भी पेपर देते हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के भी पेपर देते हैं, राइट। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जो इन्होंने किया है वो भी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट जब अगर देखते हैं यूजीसी नेट का प्रिस्क्राइब सिलेबस, तो वहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक में जितने नॉर्मल क्लेचर दे रखे हैं वो सारे के सारे पेपर दे रहे हैं, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनोमेट्रिक्स, रूरल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन वाले सारे सारे पेपर दे रहे हैं, डेमोग्राफी, तो इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो इसलिए याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स का जब पेपर आप दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने यूजी और पीजी की किताब से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो एज ए एमए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अगर आप, जैसे मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बात करता हूँ, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, टोटल इरिगेशन का फॉर्मूला क्या है। सो ये एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट अगर आपने एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ी है तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में नेट के पेपर में पूछे जा रहे हैं। उसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूं कि यील्ड कर्व के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, या यील्ड कितना होगा वो निकालिए, या स्वैप का ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड का ऑप्शन, फॉरवर्ड का आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन मैं देता हूं, डेरिवेटिव्स का ऑप्शन देता हूं, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड इज कि आप जब ऊपर से देखते हैं तो है तो 10 यूनिट, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत समुंदर, इसका 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 डेप्थ बताएगा, समुंदर है पूरा नीचे के नीचे, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एनीवे, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं यहाँ पे, जैसे रिसेंट अगर मैं डेटा की बात करूँ तो आपके सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआरएस का डेटा पूछा जाता है आपसे। अभी रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है उसका डेटा पूछा जाएगा आपसे, कि इसके साथ फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, किस स्टेट में सबसे कम है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है पैन इंडिया लेवल से ऊपर है या नीचे है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और याद रखिएगा जब भी हम डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 सोर्सेज आ जाते हैं।
सो बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट वगैरह वगैरह, ये आपके 3 तरीके से निकलते हैं। 3 डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास यहाँ पे। एक है सेंसेक्स 2011, दूसरा आता है आपके पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और तीसरा आता है जो है वो एसआरएस डेटा है। राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन में देख के पता चलेगा कि ये एज पर लिखा है किसके हिसाब। जैसे इस बार आया था क्वेश्चन, तो वहां पे लिखा होता एज पर एसआरएस डेटा 2018-19, तो ये आपको पता होना चाहिए। Right. Anyway, so moving ahead, this is what the environment and demography. Again, very important topics are coming from the environment and demography. ये बात भी आप याद रखिएगा. Next is the international economics. ये आपका friendly subject है, जो आपने बचपन से अपने मास्टर्स या यूजी में पढ़ा है, वही टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे, थोड़े से नए नए ट्रेड थ्योरीज भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडलिंग है। कई यूनिवर्सिटीज में कराया जाता है, कई यूनिवर्सिटीज में नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। सो जैसे फैक्टर हेक्सर रोलिंग मॉडल, फैक्टर एंडोमेंट मॉडल, ये तो हमने किया हुआ है। देन यू टॉक अबाउट जगदीश भगवती, ग्रोथ इमर्सराइजिंग ग्रोथ थ्योरी, देन स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल जैसे मैंने आपको बताया, देन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में ट्रेड कैसे होता है, क्रुगमैन की थ्योरी क्या कहती है, राइट, किस में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा, किस में इनकम्प्लीट होगा, किस कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, किस अंडर व्हाट कॉस्ट थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज क्या है, राइट। ऑफर कर्व को लेके बहुत बड़ा एक केस चलता है कि ऑफर कर्व किसने बनाया, कब इसने किसने इसको यूज किया, क्या वो रेसिप्रोकल डिमांड है, क्या वो मिल ने दिया, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ ऑफर किसने दिया, ऑफर कर्व किसने किया है, मेनी थिंग्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ऑफर कर्व, ग्रेविटी। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, जब नई ट्रेड थ्योरीज हैं, देयर आर न्यू ट्रेड थ्योरीज, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, सोशल फिजिक्स स्कूल, प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी, पॉजनर की थ्योरी है, इमिटेशन गैप थ्योरी, राइट। ये ऐसे कुछ केसेस हैं, ऐसे ट्रेड थ्योरीज हैं जो कि नॉर्मल आप अपने मास्टर्स में शायद नहीं पढ़ा होगा, फोकस वहां पे नहीं होता है, लेकिन जब आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। जैसे अभी लॉयड का एक इंडेक्स है, राइट, तो वहां से हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को देखते हैं और वो क्वेश्चन आया था। एनीवे, सो ये सारे के सारे हैं, गेट, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट यूनिट, डीएसयू का मतलब है डिस्प्यूट सेटलमेंट यूनिट, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईडीए, एशियन, इनके फंक्शंस क्या हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं, उनके क्रोनोलॉजी, जिनेवा में कब हुआ, इसमें कब हुआ, वहाँ कहाँ हुआ, तो ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रोनोलॉजी हो गया। स्मॉल कंट्री के केस में आपके पास 9 इफेक्ट है, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारे इफेक्ट है। रेवेन्यू इफेक्ट, ये कहाँ पे होता है, कितना होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्मॉल कंट्री केस में कैसा होगा, लार्ज कंट्री केस में कैसा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, कैपिटल करंट अकाउंट में क्या आता है, रेमिटेंसेस कहाँ जाते हैं, इनकम कहाँ जाता है, वेरी वेरी थिंग्स, राइट। सो इसके बाद इसको हम इसमें मंडल फ्रेमिंग मॉडल का भी यूज करते हैं। ये देखिए, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में आता है, फ्री ट्रेड एरिया क्या है, कस्टम यूनियन क्या है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे टॉपिक्स अगेन टेस्टेड एंड प्रूवन, यहां से तो आते ही आते हैं। तो इनको करने से, ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, इसको करने से फायदा क्या है कि एटलीस्ट आपको पता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आई शुड बी लर्निंग, इसमें मेरे पास क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप चाहे तो उसको पॉज करके देख सकते हैं, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका डर का एरिया, मैथमेटिक्स वाला पार्ट। नो, अगर आप लास्ट 3-4 साल का पेपर देखेंगे तो मैट्रिक्स के ऊपर उसके उसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, राइट। सो प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, कम्युटेटिव, सेट्स के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेस्ड है, 5 प्रॉपर्टी दे देंगे, उसमें से कोड निकाल के आपको देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज पे बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, फोकस करिएगा लॉ पे, फॉर्मूला पे। देन यू हैव द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट, सो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से लेके आपके एकदम ओलिगोपोली तक क्वेश्चन का एप्लीकेशन बेस है यहाँ पे। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फिक्स मॉडल, क्लोज मॉडल, कि किस में लेबर एक्सोजीनियस लेते हैं, किस में लेबर एंडोजीनियस हो जाता है, हॉकिंग साइमन कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में, अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और हॉकिंग साइमन कंडीशन का आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन दे रखा है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन भी है, सफिशिएंट कंडीशन भी है, तो आप हमेशा सफिशिएंट कंडीशन को ही टिक करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। सफिशिएंट कंडीशन अगर मीट हो जाता है, इसका मतलब है कि नेसेसरी कंडीशन तो ऑलरेडी मीट हो चुकी है।
राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो इस टाइप से कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूस सरप्लस, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसमें आ रहा है आजकल। देन यू हैव ऑल फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे जो लगता है, देखिए क्वेश्चन में कभी मैंने देखा नहीं कि आपसे कोरिलेशन कैलकुलेट करने को बोलेंगे, जैसे डेटा पॉइंट दे रखा है एक्स एंड वाई, वैसा नहीं करते हैं। आपके पास कोरिलेशन में इतने हिडन फॉर्मूले हैं, एक लिस्ट बना लीजिएगा फॉर्मूले का कि ये सारे सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले हैं, ये मुझे पढ़ने हैं, ये मेरा मुझे सही से करना है, राइट, ये सब चीजें। स्टैंडर्ड डेविएशन, z कहाँ लगता है, t कहाँ लगता है, काई कहाँ लगता है, f कहाँ लगता है, पैरामीट्रिक कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n माइनस के माइनस वन, कौन सा न्यूमरेटर, अगर आपके पास इफ यू हैव द कांस्टेंट टर्म तो इंटरसेप्ट दे रखा है तो कौन सा लगेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके हिसाब से हैं। प्लस कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट। जैसे आपके पास z, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, और आपको x की वैल्यू दे रखी है, आपको बोला है कि z निकालिएगा, तो z स्कोर निकालने को बोला गया है। कई बार कई क्वेश्चन में देखा भी है मैंने। इंडेक्स नंबर में आइडियल इंडेक्स कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसमें यूज किया जाता है, बिकॉज फिशर टेस्ट में कौन सा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है, बाउलीज पास्चेज, इसका एक लिस्ट आप बना सकते हैं जहाँ पे कौन कौन से आपके टिक होते हैं वो आप कर सकते हैं। सो अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मुझे सही से याद है 2020 सितंबर में एक क्वेश्चन आया था, जिसमें एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, और वो था म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के ऊपर। तो अगेन ये सब वो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड द मेजर पार्ट इकोनोमेट्रिक्स का ये है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखने को पांच है। अभी रिसेंटली अगर आप कहेंगे सर इसमें तो कॉएक मॉडल आपने लिखा नहीं है, कॉएक मॉडल नहीं लिखा, लॉजिट नहीं लिखा, प्रॉबिट नहीं लिखा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बिकॉज ये जो है ये ट्रेंड के पेपर्स हैं, ट्रेंड में से मैंने निकाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि ट्रेंड में आपका थोड़ा ऊपर नीचे रैंडम वेरिएशन होता है, राइट, वो हर चीज मैं नहीं ले सकता। तो इसलिए आप जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको करूं तो एक कॉएक मॉडल आता है, कॉएक मॉडल लैग मॉडल है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मॉडल है, फिर देन यू हैव एडजस्टेड लैग मॉडल, देन यू हैव द लॉजिट प्रोविट, राइट, टॉबिट मॉडल। तो ये सारे सारे टॉबिट मॉडल, राइट। सो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेंड के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके मान लीजिए इकोनॉमेट्रिक्स के 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में से इफ देयर आर 6 क्वेश्चन, राइट, 6 क्वेश्चन में से अगर आपने ये पांच पढ़ लिए तो आप सोच के चलिए कि एटलीस्ट यू कैन आंसर 3 प्लस समथिंग। अगर आपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के सारे सारे उसके 9 मेथड्स पढ़ लिए, 9 एजम्पशंस पढ़ लिए, तो आप आराम से 3 प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टॉपिक दैट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। मैं आगे चलूंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये थ्योरीज है, आप चाहें तो उसको पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज वेरी, अगेन ये आपके बेस होगा केक का, जहां पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज ये मास्टर्स में हमने बहुत बार पढ़ा है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वो चीज है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फंसते हैं, ये है इंडियन इकोनॉमी। अगर आप लास्ट 20 साल का पेपर देखेंगे, 15 साल का पेपर देखेंगे, 15 ईयर्स का पेपर मैं बोल रहा हूं, तो ये सारा का सारा मैंने निकाला है लास्ट 15 साल से। यानी कि अगर मैं बात करूं दिसंबर 2005 से लेके अभी जो जुलाई जो गया 2023 तक का एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसी में से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ पुअर, बीपीआर स्टेट वाइज क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर का कैलेंडर ईयर क्या है, आरबीआई का कैलेंडर ईयर क्या है, देन 15 फाइनेंस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, कौन से 5 ईयर प्लान में आपका ग्रोथ अचीव हुआ है, सरपास कर गए, कब नीचे आए, राइट, स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीडीपी, इनका बेस ईयर क्या है, सीपीआई का बेस ईयर क्या है, डब्ल्यूपीआई का क्या है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं आपको जो सीखने चाहिए, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, राइट। एनीवे, सो स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम कितना गया, ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएट, ग्रॉस फिस्कल डेफिशिएट दोनों अलग चीजें हैं, टोटल लाइबिलिटी सेंटर, ये तो इस पे तो हर बार क्वेश्चन आया है। स्टेट वाइज डेटा, चाइल्ड सेक्स रेशियो, सीबीआर, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बिटवीन 0 to 4 या 0 to 6, सोच के बताना।
क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, रूरल अर्बन फर्टिलिटी, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चार्जेस, फीचर्स, 5 ईयर प्लान, अंडर अचीव, ओवर अचीव। आप चाहे तो इस पूरे स्लाइड को पढ़ सकते हैं। इस साइड में जो आपने देखा है, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है, ये आपका डेटाबेस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये, और जो नए स्पेशली जो बिगनर्स हैं, वो ये पूछेंगे कि सर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कहाँ से मैं डेटा पढ़ूं, दीज अदर थिंग्स। तो आपका बाइबल डेटा का जो है वो है इकोनॉमिक सर्वे, जो लेटेस्ट आप ये कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने 3 साल का डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, 21-22 से लेके 22-23 एंड 23-24। यूनियन बजट यहाँ पे अगर मैंने देखा, आपने यहाँ पे देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ साथ यूनियन बजट, जो बजट की कॉपी है, बजट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, इकोनॉमिक सर्वे जो है बैकवर्ड लुकिंग है। तो इस साल जब फरवरी के महीने में यूनियन बजट पेश किया गया, ये साल है 2022-23 का साल था ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब फरवरी में थे तो वो था 22-23 का फिस्कल ईयर। अब 22-23 का फिस्कल ईयर तो मार्च में खत्म होगा, 31 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी में उन्होंने प्रेजेंट कर दिया बजट, और जो हर बार यही होता है, राइट। अब बजट जो पेश किया गया वो ये है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ जाना चाहती है 23-24 साल में, यानी कि आने वाले टाइम में, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड मतलब हमारा लास्ट ईयर कैसा गया है, राइट। तो जैसे आप जब 10वीं में हैं, 10वीं के पेपर दे के आपको जब रिजल्ट मिलता है तो वो 11वीं में आप आ चुके हैं। 11वीं में, जिस साल में आप 11वीं में है, उस साल में आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पास्ट परफॉर्मेंस है। और एक साल में जैसे इस बार हुआ, मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूँ। इस बार फरवरी के महीने में जब बजट पेश हुआ, तो बजट पेश हुआ है वो है 23-24 का, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया गया है एक दिन पहले, उससे बजट से पहले एक दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने जब इकोनॉमिक सर्वे सबमिट किया था, वही एक दिन पहले वो था 22-23 का। तो एक ही दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, और इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद ही यूनियन बजट पेश किया जाता है, नेक्स्ट डे वो आगे के लिए है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद एसआरएस डेटा, रेफरेंस पीरियड 2020 का आपका जरूर होना चाहिए, 18-19 हो तो बहुत बढ़िया है। सेंसेक्स रिपोर्ट, अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप, इफ यू आर स्टिल देयर इन नेक्स्ट दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर जून का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जब तक नया सेंसेक्स नहीं आता है, आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस है, आपको पुराना ही सेंसेक्स आपको पढ़ना है। अभी नया सेंसेक्स का काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो जब तक नहीं आता आपको पुराना सेंसेक्स ही पढ़ना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सकता है तो अपना नेट क्लियर कर लीजिए, ताकि इस सेंसेस को दोबारा ना पढ़ना पड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंट वर्ल्ड समिट जितने भी हुए हैं, अभी जैसे क्वेश्चन आया G20 का मोटो क्या था, राइट। ऐसे जितने भी चीजें आपको हैं वो सब जरूरी है ऑब्वियसली, राइट। सो ये एक सेगमेंट आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए कि सर ये हमारे टॉपिक्स है। पहले इन टॉपिक्स को तो जरूर पढ़िएगा, इसके आगे जब मैं रिसेंट आपके साथ क्लासेस करूंगा तो वहां पे आप और भी कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट बात आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, सेल्फ स्टडी और एंड प्रैक्टिस विद द कोच। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ हैं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ आप ही लोगों के लिए। अगर मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास इतना 13 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने नेट सेट बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक किए मैंने, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जेआरएफ करवाया भी है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे वो गुजराती मीडियम से हैं, सो या किसी और मीडियम से हैं। बिकॉज ये स्टूडेंट्स, इन्होंने मुझे बताया कि ये हिंदी मीडियम से थे, इन्होंने मेरे साथ इंग्लिश में पढ़ के ये आगे चले गए हैं। सो आई विल बी डेफिनेटली देयर, बट मेरे साथ पढ़ने का साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने एक दिन को सेल्फ स्टडी मेरे साथ या प्रैक्टिस विद द कोच, या अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद की रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा आप लेके चलना, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप खुद करेंगे तो आपका नेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान के चलिए, अगर मेरे घर में अगर मुझे एक कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम करना है, मैं कर तो दूंगा, लेकिन उसका कितना इफेक्टिविटी होगी वो मुझे नहीं पता। वहीं पे अगर मैं एक एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा और उसको बोलूंगा कि भैया यहाँ पे एक नया बल्ब लगना है, आप थोड़ा सा लगा दीजिए, तो उनका काम जो है वो साफ सफाई वाला होगा, कम टाइम में होगा, पैसा लगता है लेकिन कम टाइम में इफेक्टिव काम होगा, लर्निंग अच्छी रहेगी, सालों साल चलती रहेगी। अगर मैं अपने घर में खुद ही इलेक्ट्रिशियन का काम करूंगा, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिशियन की डिग्री नहीं है या काम नहीं पता, तो शायद मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है, राइट। प्रैक्टिस विद द कोच, अब मैं कोच हूं तो डेफिनेटली आई विल टेल यू व्हाट आर द थिंग्स। सो आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, डेफिनेटली एक मिक्स होना बहुत जरूरी रहेगा इसका।
वास्ट सिलेबस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि कोच का काम क्यों आता है, मेरा काम क्यों आएगा, एज ए मेंटर का मेरा काम क्या रहेगा। बिकॉज इतना कवरेज करना, क्या क्या चीज़ पढ़नी, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ये मुश्किल रहता है। इसलिए एग्जाम पैटर्न को कोशिश करते रहे, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम क्लासेस में करेंगे, सो नेट के साथ साथ डिफरेंट सेट के पेपर्स, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से क्या आ रहे हैं, वो यूनिक क्वेश्चंस क्या हैं, पीएचडी के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, आपका हॉराइजन्स बढ़ेगा। राइट, आप जितना अपने स्केल को बढ़ाएंगे, जितने आपकी आपके दायरे को बढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एनीवे, सो दीज आर द वे दैट आई कैन हेल्प यू, एंड आशा करता हूँ कि आप जब आगे हम पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस में, आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। सो एट द एंड आई विल कंक्लूड दिस, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठिए, जागो, और तब तक रुको मत जब तक आप एकदम गोल को अचीव नहीं करते। सो गोल से पहले नॉर्मली कई लोग रुक जाते हैं कि नहीं नहीं बहुत पढ़ाई कर ली, अब नहीं हो रहा है। राइट, तब तक मत रुको जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। सो विद दिस आई विल एंड अप दिस स्लाइड। आई होप दैट कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिली होंगी, नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी बताया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केक वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। सो एज अ एक्सपर्ट मेरा यहाँ पे पूरा का काम रहेगा तो आपको नई चीज़ें दिखाना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाना, कंसाइज नोट्स देना, माइंड मैप, रिवीजन नोट्स आपके साथ रहे, आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके हॉराइजन्स को बढ़ाना। सो इसी टॉपिक के साथ, इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।